आप देख रहे हैं BM न्यूज, जनता की आवाज हमारी पहचान। मैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से आपके दरमियान में अपनी जमात का पैगाम दूंगा और अपनी जमात की सोच को बांटने की कोशिश करूंगा। अपनी जमात की फिक्र आपके सामने रखूंगा और मैं अपनी जमात की कारकर्दगी या फिर आने वाले कल में नहीं आया हूं। मैं किसी को बांटने नहीं आया हूं। मैं अपने खिताब के जरिए न सिर्फ आपका बल्कि जो लोग हमसे दूर हैं उनके भी दिलों को जीतने की कोशिश करने के लिए आपके दरमियान में आया हूं। और आपको और हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी चाहिए, हर हिंदुस्तानी को बराबर का हक दिया है। हमारे हिंदुस्तान और हमारे भारत, हमारे इंडिया के दस्तूर में कोई नंबर 1, कोई नंबर 2, कोई नंबर 3, कोई नंबर 4 नहीं है। सब बराबर हैं। हिंदी है, सब बराबर हैं। हिंदू भी बराबर है, मुसलमान भी बराबर है, ईसाई भी बराबर है, सिख भी बराबर है। हर एक को बराबर का हक वो इख्तियार दिया गया है। तो फिर क्या बात है? कि आज अगर हम देखते हैं 10 बरस से, एक तरफ 10 बरस की कारकर्दगी को देखेंगे तो एक तरफ 70 बरस की कारकर्दगी को देखेंगे। अगर आज मैं पहले 10 बरस की बात कहूं तो जब मिस्टर मोदी वजीर आजम हिंदुस्तान किया, कितना इस मुल्क का विकास किया और उस विकास में आपने मुस्लिम बस्तियों, आबादियों और मुस्लिम लड़के लड़कियों के विकास का काम किया। यह एक सवाल है। अगर आज हम देखते हैं जिस दिन से दिल्ली के तख्त पर बैठे, उस दिन से आगाज तो करना था तो बेरोजगारी को दूर करने का। क्या हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी नहीं है? क्या हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई नहीं है? क्या हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला बिजली पानी का नहीं है? क्या हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला रोटी का नहीं है? क्या हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला हमारी मईशत, हमारी इकोनॉमी को बेहतर करना नहीं है? क्या हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला हमारे जो लोग परेशान हैं इनकी परेशानियों को दूर करना नहीं है? क्या मुल्क का सबसे बड़ा मसला खुशहाली लाना नहीं है? तो बेहतर बनाने की फिक्र नहीं, इनको कुछ नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ क्या, जिस दिन बैठे लव जिहाद, घर वापसी, हिजाब बैन, बीफ बैन, मुस्लिम पर्सन लॉ खत्म करो, तलाक सलास। आप सनतों का इजाफा क्यों नहीं करते? आज यहां इस मजमे में कई लोग होंगे जो उत्तर प्रदेश के किसी गांव के रहने वाले हैं, कोई बिहार से हैं, कोई इधर से हैं, उधर से हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी अपनी रियासत, अपना गांव, अपना शहर नहीं छोड़ना चाहता। अगर उसको उसके गांव में रोजी रोटी मिल जाती तो वो यहां नहीं आता।
अरे रोटी की तलाश में आया है, रोजी नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो दूसरा नारा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी, क्या बेटी सिर्फ तुम्हारी बेटी बेटी है? मुसलमान की बेटी क्या बेटी नहीं है? अब आप बताइए, क्या हिजाब पहनना, क्या आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हिजाब पहनकर हमारी बहन इंसाफ के लिए लड़ती है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि मुसलमान का मसला बेरोजगारी है? नहीं, मुसलमान का मसला बेरोजगारी है नहीं, सारे हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। हिंदू की भी है, मुसलमान। खबरस्तान में दीवार डाल दी। एक, जिस तरीके से इतना परेशान कर दिया, कारोबार में परेशानी। मगर आप देखिए, यहां कुरला में और आपके इलाके में एक कुरैशी का मेरा भाई अपना कारोबार नहीं कर सकता, उसको सताया जाता है। गाड़ियां जिस तरीके से लाना है, आरटीए उसकी इजाजत, परमिशन नहीं देती, मरने के बाद दफन करने नहीं देते। मैं आज पूछना चाहता हूं, दुनिया में सालाना 25,000 करोड़ का बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वाह 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 वाह। अरे अब मैं बोलूं तो और बुरा दिखेगा, खराब दिखेगा। बीफ बैन करने वाले ये हैं। और मैं एहतराम करता हूं हिंदू मजहब का, नहीं, मेरा मजहब नहीं सिखाता कि दूसरे भी। यही योगी, इन्होंने बीफ एक्सपोर्टर से भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का चंदा लिया। ने तकरीर सुनी, किसकी? हमारे वजीर दाखिला हिंदुस्तान मोहतरम अमित शाह साहब की। और आप देखो हमको बोलते हम भड़का रहे हैं। अब तक कोई भड़काऊ बात आई? बीजेपी की जो भी आइडियोलॉजी है आप जानते हैं, हिंदू नेशनलिस्ट सही है। बीजेपी सवारकर और दूसरे आरएसएस के सरबराह सवारकर और गोलवारकर को आइडियोलॉजी को मानने वाले। नेशनलिस्ट कांग्रेस मराठा और फिर सेक्युलर बोलती, सब बोलती है अपने आप। शिवसेना भी सवारकर और गोलवारकर की थ्योरी को मानती है। सही है ना मेरी बात? अब सवाल यह है कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे सेना के साथ और फिर उसके साथ एनसीपी के साथ। तो मेरा सवाल यह है, मैं शरद पवार साहब से भी पूछना चाहता हूं, मैं राहुल गांधी से भी जानना चाहता हूं, क्या आप सावरकर को और गोलवारकर को मानते हैं या नहीं? उनको हीरो मानते हैं या नहीं? सवाल यह है। मगर मैं बताना यह चाहता हूं, राहुल गांधी तो कई जलसों में कहते हैं कि सावरकर को हम नहीं मानते, आरएसएस की थ्योरी को हम नहीं मानते। फिर आज आप शिवसेना ठाकरे के साथ इत्तेहाद करे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप उनको महात्मा गांधी का सबक पढ़ाने में कामयाब हो गए या वो सावरकर का सबक आपको पढ़ाने में कामयाब हो गए?
बोलो ना, ये भड़काऊ नहीं है ना भाई, भड़काऊ नहीं है ना, ये सवाल है, सवाल का जवाब दीजिए। मेरी आइडियोलॉजी क्या है? मजलिस की आइडियोलॉजी ये है कि हम सबको साथ लेकर जाएंगे, और हमारी आइडियोलॉजी ये है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। दस्तूर में जो हुकूक दिए गए हैं उन हुकूक को उन तक पहुंचाने की जिद्दोजहद करेंगे। हम शरीयत की हिफाजत करेंगे, मसाजिदों की हिफाजत करेंगे, हिंदू मुसलमान को सबको साथ में लेकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, दलितों का साथ लेंगे। और हमने ऐलान किया है कि मराठवाड़ा की पसमानदगी के लिए हम मराठवाड़ा रीजन के लिए 50,000 करोड़ का मुतालबा करेंगे। और हमारी आइडियोलॉजी ये है कि मराठों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और मराठों के साथ हमको भी कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए। याद रखो, वक्त है, हालात है, यहां है हमारी बहन अस्मा शेख, सारे नाम पढ़ लो, एक नाम अपना नजर आएगा मजलिस का, जरा इसका ख्याल रख लो। हां, लोग इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मैं यकीन से कहता हूं कि ये मेरी ईमान वाली बहन, कलमा पढ़ने वाली बहन कहीं नहीं जाएगी, हरे झंडे के साथ ही रहेगी, मजलिस के साथ रहेगी, आपकी लड़ाई रहेगी। आपको इसके साथ की जरूरत है और इसको आपके साथ की जरूरत है, और आप दोनों के साथ की जरूरत अकबर ओवैसी को है। अकबर ओवैसी, आप और ये मिलकर एक नई तारीख रचेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम कुर्ला की इस रिजर्व सीट से उन लोगों को भी शिकस्त देंगे जिन्होंने कभी अंबेडकर को भी शिकस्त दी थी। ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि ये दोनों ने मिलके जो कुरैशी नगर का रास्ता है, तभी ये दोनों एक ही थे, एक आमदार था, एक नगर सेवक था, दोनों ने मिलके कुरैशी नगर का रास्ता रोका था। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, अस्मा मैडम, जिस दिन आप एमएलए बनेगी उसी दिन मैं पहला हथौड़ा लेके वो दीवार तोड़ूंगा मैं, और कुरैशी नगर के लिए रास्ता पूरा खुला कर दूंगा मैं। अगर मेरे ऊपर केस करना है तो कर सकते हो, मैं केस को डरता नहीं, क्योंकि मैं वकील हूं। मुझे पता है कौन से कलम लगते हैं, क्या केस होती है, ये सब मुझे पता है। यहां पे जितने भी पुलिस वाले हैं, बहुत सारे पुलिस वाले मुझे पहचानते हैं। देखो, बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि यहां पे हमारे कुछ मुसलमान भाई, कुछ दलित भाई, उनको बहकाया जा रहा है। उनको यह बोला जा रहा है कि आप एमआईएम को वोट देंगे तो बीजेपी जीतेगी। लेकिन आज तक मैं ये कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे साहब या संजय राउत साहब, आपने उनको देखा रहेगा, आज तक उन्होंने कभी बोला है कि मैं सेक्युलर हूं? वो कभी नहीं बोलते कि हम लोग सेक्युलर है। उनको जब भी सवाल पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा हिंदुत्व अलग है। अरे कैसा हिंदुत्व अलग होता है? हिंदुत्व तो एक ही होता है ना। क्या हमको गुमराह करने की कोशिश कर रही है ये कुर्ला ने? इस कुर्ला विधानसभा ने वर्षा गायकवाड़ को जीत के दिया, वर्षा गायकवाड़ को एमपी बनाया, सब मुसलमानों ने भर भर के वोट दिए और इसीलिए वर्षा ताई गायकवाड़ आज एमपी बनी है। मैंने मेरा स्पीच 3 बार रोका। मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मुस्लिम धर्म का रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए 3 बार मैंने मेरा स्पीच रोका। मैं मुस्लिम धर्म का रिस्पेक्ट इसलिए करता हूं कि वो मेरे धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मैं मुस्लिम धर्म का रिस्पेक्ट करता हूं। मैं वर्षा ताई गायकवाड़ की बात कर रहा था।
मैं ये मंच से वर्षाताई गायकवाड़ को बोलना चाहता हूं, वर्षाताई गायकवाड़, आप कुर्ला में इंटरफेयर मत करो। अगर कुर्ला में आप इंटरफेयर करोगी तो फिर नेक्स्ट टाइम आप एमपी के एमएलए भी नहीं बनोगी। आप बनिए ना एमपी, ये सब मुसलमानों की वजह से एमपी बने हो। मुझे मालूम है, मेरे पास सब कुछ काउंटिंग है। जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने आपको भर भर के वोट दिए हैं, इसीलिए आप एमपी बनी है। आज आप हमारा खाना खराब मत करो, हमारे बीच में मत आओ। ये दोनों भी पॉलिटिकल पार्टियां, दोनों भी शिवसेना, ये से कोई सेक्युलर पार्टी नहीं है। ये उद्धव ठाकरे कोई सेक्युलर नहीं है, वो जो संजय राउत कोई सेक्युलर नहीं है। संजय राउत के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि संजय राउत को कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो वो सवाल का जवाब कम देते हैं, लेकिन उनकी मुंडी ऐसी हिलती है, ऐसी हिलती है, ऐसी हिलती है, ऐसी हिलती है, उनकी खाली मुंडी हिलती है। वो सुबह का 9 बजे का भोंगा है, संजय राउत साहब का भोंगा चालू होता है। आप हर दिन 9 बजे टीवी खोल के देखो, चैनल खोल के देखो, उनका भोंगा चालू रहता है। कुछ भी अनाम शनाम बोलना चालू कर देता है। मैं वर्षा गायकवाड़ को ये बोलना चाहता हूं कि कुर्ला में आप इंटरफेयर मत करो, कुर्ला में आप मत आओ। हमारी पार्टी ने गलती की है कि मैं पार्टी को मैं बोलना चाहता था कि आप धारावी में एमएलए लड़ाओ, क्योंकि धारावी में अगर एमएलए हम लोग लड़ते थे तो वर्षा गायकवाड़ यहां पे आती नहीं थी। मेरे दोस्तों, हमने आपको सपोर्ट किया ना वहां पे, वर्षाताई, हमने आपको सपोर्ट किया है वहां पे। हमने कैंडिडेट नहीं दिए आपके लिए, आप यहां पे मत आओ। मैं आज भी आपको वार्निंग दे रहा हूं वर्षा गायकवाड़ ताई, क्योंकि ये दोनों भी पॉलिटिकल पार्टियां, दोनों भी शिवसेना की पार्टियां आज कल एक हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि उद्धव साहब ठाकरे ने जो बीजेपी का दामन छोड़ा, क्यों दामन छोड़ा? किसी मुसलमान के इश्यू पे दामन नहीं छोड़ा है, किसी दलित के इश्यू पे दामन नहीं छोड़ा है, किसी स्टेट गवर्नमेंट के इश्यू पे दामन छोड़ा है। उन्होंने दामन छोड़ा है, सिर्फ उनको सीएम 2.5 साल का सीएम पद नहीं दिया, इसलिए उन्होंने दामन छोड़ा है। अगर कल बीजेपी वाले बोलेंगे उद्धव ठाकरे साहब आप हमारे पास आ जाओ, 2.5 साल का हम आपको सीएम बनाते हैं, उद्धव ठाकरे साहब तुरंत वहां पे जाएंगे। उनसे सावधान रहो। आज भी अमित शाह और उद्धव ठाकरे साहब की मीटिंग होती रहती है। आज भी वो आज एक है, ये खाली दिखावा कर रहे हैं कि हम एक नहीं है, ये खाली दिखावा कर रहे हैं कि हम उनके विरोधक है। वो कभी विरोधक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो दोनों भी हिंदुत्ववादी पार्टी है और हम लोग को गुमराह कर रही है। आज कुर्ला विधानसभा में बहुत सारे मुसलमान मशाल का काम कर रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि भाई, जब भी पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो रहा था, ये जो एमपीज थे उद्धव ठाकरे के, वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ये पार्लियामेंट छोड़ के बाहर गए थे, तभी आपने उनको सवाल क्यों नहीं पूछा? ये लोग अपने फायदे के लिए मशाल का सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी इनका कोई इंटेंशन नहीं है। इनको पैसा मिला है, उद्धव ठाकरे साहब से पैसा मिला है, कैंडिडेट से पैसा मिला है, इसीलिए ये लोग मशाल का काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों को आप जाके पूछो भाई, जब भी ये आपके उद्धव ठाकरे साहब, उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे साहब, उन्होंने ओपन बोला था, अगर बाबरी गिराई होगी, मेरे शिव सैनिक ने गिराई होगी तो मुझे गर्व है, ऐसा बोला था क्या नहीं बोला था? मेरे दोस्तों, बोला था क्या नहीं बोला था? मैं आपको सवाल पूछ रहा, बोला था ना? अरे जिसने अपनी बाबरी शहीद किए उनको आप कैसे वोट दे सकते हो? और जो भी वोट मुसलमान उनको देगा वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, हमारे यहां पे 167 वार्ड है, 168 वार्ड है,
170 वार्ड है, 171 वार्ड है। यहां पे जितने भी नगर सेवक लगना चाहते हैं, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात। अगर आप अभी मशाल को साथ देंगे तो आपको कारपोरेटर नहीं बनने देंगे हम लोग। जितने भी लगना चाहते हैं ये सोच लो, अगर आप मशाल या धनुष्य बाण को आप सपोर्ट करेंगे तो पूरा मुसलमान आपके खिलाफ जाएगा और आप नगर सेवक नहीं बन सकते मेरे दोस्तों। बाला साहब ठाकरे में उनके बारे में क्या क्या बोलूं मैं। उन्होंने कितने बार मुसलमानों को लांडा बोला है, बोला है क्या नहीं बोला है मेरे दोस्तों? बोला है क्या नहीं बोला है मेरे दोस्तों? बताओ, हाथ ऊपर करके बताओ, आपको लांडा बोला है क्या नहीं बोला है? मीडिया वालों दिखाओ। और उसकी पार्टी को आप वोट देंगे या नहीं देंगे? जोर से बोलो, उसको वोट देंगे या नहीं देंगे? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ना मशाल को वोट देंगे ना धनुष को वोट देंगे। ये दोनों भी हमारे लिए दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने हमारी बाबरीत को शहीद किया है। दूसरी बात, जो वर्षा गायकवाड़ जी को मैं पूछना चाहता हूं कि कोल्हापुर के आपके एमपी है शाहू महाराज, बराबर ना? वो शाहू महाराज के बेटे संभाजी महाराज है। संभाजी महाराज ने पूरे हिंदू को जमा किया, विशालगढ़ कोल्हापुर में गए, वहां की अपनी मस्जिद थी, वो मस्जिद पे उन्होंने अटैक किया, मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की। और यही लोग कांग्रेस वाले हैं। इनका बोलना बात अलग होता है, इनके मन में बात अलग होती है। ये दिखावा करते हैं कि हम मुसलमानों के साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, लेकिन अपना कोई साथ नहीं है मेरे दोस्तों। आज ये मंगेश कुडाकर और मोरजकर, अरे मोरजकर के बारे में मुझे एक किस्सा याद आ गया। मेरा एक कुर्ला का दोस्त था मोरजकर, जो मनीषा मोरजकर है, उसका हस्बैंड बिल्डर है, नेहरू नगर में बहुत सारा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं। मेरा कुर्ला बेस का एक दोस्त है, वो उनके पास गया कि भाई मुझे एक फ्लैट खरीदना है। मोरजकर साहब ने क्या बोला मालूम है आपको? मैं मुसलमान को फ्लैट देता नहीं है, बेचता नहीं है। इतनी नफरत है मोरजकर के मन में मुसलमानों के खिलाफ। उसके बाद में मेरा दोस्त मुझे आके बोलता है, डावरे साहब कि मैं एक फ्लैट लेना चाहता हूं, मैं पैसा देना चाहता हूं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास सब कुछ है, उसके बावजूद ये मोरजकर साहब मुझे फ्लैट नहीं बेच रहा है। तभी मोरजकर साहब बोले थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये नेहरू नगर में मुसलमानों को रुकने नहीं दूंगा, ये नेहरू नगर में मुसलमानों को फ्लैट खरीदने नहीं दूंगा। ये मोरजकर का प्यार है मुसलमानों के लिए। और वही अपने मुसलमान भाई आज उनके पास जाते हैं, उनका काम करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे साहब अभी सेक्युलर हो गए। अरे उद्धव ठाकरे साहब सेक्युलर नहीं है। मैं अभी भी बोलता हूं, मैं बाद में भी बोलूंगा कि उद्धव ठाकरे साहब सेक्युलर नहीं है। उद्धव ठाकरे साहब हिंदुत्ववादी है, क्योंकि उनके पिताजी हिंदुत्ववादी थे। तो फिर ये सिर्फ सियासत के लिए कांग्रेस के पास आए हैं, शरद पवार साहब के पास आए हैं, ये सियासत के लिए आए। इनकी सिर्फ एडजस्टमेंट है, ये दिल से जुड़े नहीं है। दिल से सिर्फ बीजेपी और शिवसेना जुड़ सकती है। और मैं आपको यकीनन बता सकता हूं कि मेरे दोस्तों, इलेक्शन होने के बाद उद्धव ठाकरे साहब फिर बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो माहौल बन गया है, जो माहौल चल रहा है, उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि बीजेपी के साथ ये उद्धव ठाकरे साहब जाएंगे। हम लोग मुसलमान आज मशाल को वोट देंगे और वो जब बीजेपी के साथ जाएंगे तो फिर हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। फिर यही मोरजकर साहब फिर बोलेंगे
कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, कुड़ाकर साहब बोलेंगे मस्जिद में घुस के मारूंगा, और हम लोग उनको चुन के देंगे। हमारे लिए आज गर्व की बात है, मेरी बहन आसमा शेख खुद एडवोकेट है, मैं खुद एडवोकेट हूं, कि आज उनको मौका मिला यहां से लड़ने का। बहुत डैशिंग है, मैंने उनको कई बार कोर्ट में देखा है, केसेस लड़ते हुए देखे हैं, वो बहुत डैशिंग है, बहुत नॉलेज है उनके पास। और ऐसा ही बंदा आपको आपके बाजू में खड़ा हो सकता है, आपके अन्याय अत्याचार पे वही बंदा आपके लिए खड़ा हो सकता है। आप कितना भी कुछ भी कहीं पे भी जाओ, ये मोरजकर आपके साथ नहीं आने वाला है, ये मंगेश कुड़ाकर आपके साथ नहीं आने वाला है। आपके अन्याय, आपके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उनको बता के कोई फायदा नहीं है। आसमा मैडम रात दिन आपके लिए ये कुर्ला विधानसभा में आएगी, आपकी जितने भी मसले हैं, जो भी मसाइल है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप उनको बोल सकते हो, वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, क्योंकि मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूं। लेकिन मेरा एक स्लोगन है, ये मंच से मेरा एक स्लोगन रहता है, कोई भी मंच हो, मैं हमेशा एक स्लोगन देता हूं, मैं बोलूंगा जय भीम, आप बोलेंगे जय मीम। जय भीम, जय भीम। अरे आवाज 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 आ रही चाहिए, जय भीम। मैं आने वाली 20 तारीख को मेरे सभी भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूं कि पतंग को वोट दो। मेरी बहन आसमा शेख लड़ रही है, उनको भारी वो वोटों से जिताओ। और यही मैं 2 शब्द खत्म करता हूं, जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।